अधिकारों का सिद्धांत राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में इससे कितने क्वेश्चन आए थे, अभी आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में निश्चित रूप से सहायक होगी। अधिकारों के कुछ सिद्धांत हैं, उसके प्रतिपादक और समर्थक पूछे जाते हैं। अधिकार की परिभाषा, उसकी विशेषताओं से कोटेशन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं जैसा कि इसमें पहला दिया है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। ऑप्शन में दिया है नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या मौलिक अधिकार। तो क्या सही होगा? विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। विधिक सामर्थ्य का क्या मतलब होता है? विधिक सामर्थ्य का मतलब होता है कि जिसके लिए सरकार नियम कानून बनाए। तो इनमें से कौन है जिसके लिए सरकार नियम कानून नहीं बनाती है? क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है दोस्तों। सरकार ना तो इस विषय में कोई कानून बना सकती है और ना ही कोई डायरेक्शन दे सकती है। नैतिक अधिकार व्यक्ति के अंतःकरण और समाज की नैतिक चेतना पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है वाइल्ड, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या लास्की। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा है कि काम करना मैंने अपनी माँ से सीखा था। गांधी जी कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा था कि कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता ना करो, फल आपको स्वयं मिल जाएंगे। तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? ऑप्शन में दिया है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत या अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। प्रत्ययवाद का मतलब होता है आदर्शवाद। आदर्शवाद में व्यक्ति के व्यक्तित्व और नैतिकता पर बल दिया जाता है। हीगल, कांट और ग्रीन कुछ आदर्शवादी विचारकों के नाम हैं, आप इसको याद रखेंगे। अधिकारों के प्रत्ययवादी यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है? ऑप्शन में दिया है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार या मानव अधिकार। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहले का सही होगा दोस्तों, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को दोस्तों दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है। पहली पीढ़ी का अधिकार किसको माना जाता है? जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को पहली पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जिन अधिकारों की मांग की गई थी उनको पहली पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दिल्ली पीजीटी परीक्षा 2014 में यह आया था। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें दिया है पहला, अधिकार व्यक्ति की अंतश्चेतना में अंतर्निहित होता है। तो यही इसका गलत है दोस्तों, यही इसका सही उत्तर है। अधिकार व्यक्ति की अंतश्चेतना में अंतर्निहित नहीं होता है। अधिकार समाज के द्वारा मांगा जाता है और राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। ये दिल में रखने वाली बात नहीं है। अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे होते हैं, यह बात सही है। एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक था, सामाजिक समझौता के अनुसार। तो यह भी सही है। चूँकि अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं है, इसके क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है। सरकार जो है अधिकारों को लागू करता है। तो यह सब सही है, केवल पहला सही नहीं है, इसलिए वही उसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? ऑप्शन में दिया है राज्य, समाज, सामाजिक चेतना या विधि। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही होगा दोस्तों,
सामाजिक चेतना। ग्रीन के अनुसार दोस्तों सामाजिक चेतना जो है वह प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत होता है। टीएच ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों का आधार सामाजिक चेतना को माना है। उनके अनुसार यह सार्वजनिक नैतिक चेतना है जिसमें समान हित की धारणा का समावेश पाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीन जो है प्राकृतिक अधिकारों को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए यह एक आवश्यक दशा है। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों का आधार सामाजिक चेतना को मानते हैं। उनके अनुसार यह सार्वजनिक नैतिक चेतना है जिसमें समान हित की धारणा का समावेश होता है। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। टीएच ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत क्या है? सामाजिक चेतना है। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? इसमें दिया है अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, राज्य समाज की देन है या राज्य परंपराओं की देन है। तो क्या सही होगा? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य जो है परंपराओं की देन है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक मानते हैं दोस्तों कि हम वर्षों से जिन रीति रिवाजों का पालन करते आ रहे हैं वही धीरे धीरे हमारे लिए परंपरा यानी कि कानून बन जाता है। इसके अनुसार अधिकार का निर्माण ना तो राज्य के द्वारा किया जाता है ना ही वे प्राकृतिक होते हैं। धीरे धीरे हम जिन रीति रिवाजों के अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है वही हमारे लिए अधिकार बन जाता है। तो उम्मीद है कि यह आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। एडमंड बर्क जो है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें दिया है एक तरफ अधिकारों का सिद्धांत और दूसरी तरफ दिया है विचार या मत। अधिकारों का सिद्धांत और विचार या मत दिया है। इसमें पहला है दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। इसमें आगे लिखा है कि अधिकार पूर्व नागरिक और पूर्व सामाजिक होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार यह सही है। दूसरा है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। अधिकार जो है राज्य की कृति हैं। वैधानिक मतलब होता है कानूनी। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की कृति है, राज्य की देन है। यह भी सही है। तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। अधिकार जो है परंपराओं की उपज है। तो यह भी सही है। तीन में तीनों सही है दोस्तों। इसमें एक और है ऑप्शन नंबर डी, अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत नाम का कोई सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए यह गलत है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत इस नाम का कोई सिद्धांत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? ऑप्शन में दिया लॉक, बर्क, मिल और स्पेंसर। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, स्पेंसर। स्पेंसर ने दोस्तों अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक भागों में विभाजित किया है। स्पेंसर का विचार है दोस्तों कि समान स्वाधीनता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। समान स्वाधीनता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। इसी मौलिक यानी कि प्राकृतिक अधिकार से अन्य अधिकारों की उत्पत्ति होती है। इन अधिकारों को स्पेंसर ने दो भागों में बांटा है, निजी और सार्वजनिक अधिकार के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन में दिया है नैसर्गिक अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, कानूनी अधिकार या नैतिक अधिकार। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी और सही होगा दोस्तों, ऐतिहासिक अधिकार। एडमंड बर्क दोस्तों ऐतिहासिक अधिकार का समर्थक है। वह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। ऐतिहासिक सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक एडमंड बर्क है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। यह किसने कहा था? ऑप्शन में दिया है अरस्तू, जॉन रॉल्स, बार्कर या डायसी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी और इसका सही होगा दोस्तों, जॉन रॉल्स।
यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ने दोस्तों न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आपने सुना भी होगा रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को सामाजिक समझौता सिद्धांत पर प्रतिपादित किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। ऑप्शन में दिया है टी.एच. ग्रीन, बोसांके, एच.जे. लास्की या लाक। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बोसांके। बोसांके का यह कथन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोसांके के इस कथन से अधिकार की पूरी अवधारणा ही स्पष्ट हो जाती है। अधिकार जो है वह विवेक पर आधारित एक मांग होता है। अधिकार में मांग छिपा होता है जिसे समाज मान्यता देता है। समाज को मान्यता देना पड़ता है और राज्य के द्वारा अधिकार को लागू किया जाता है। यह अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। बोसांके है इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है? ऑप्शन में दिया है ग्रीन, दुर्खीम, बेबर और मार्क्स। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, ग्रीन। टी.एच. ग्रीन दोस्तों एक आदर्शवादी विचारक है, ना कि संरचनावादी। संरचनावादी का मतलब है जो समाज की संरचनाओं का विस्तार से वर्णन करे। दुर्खीम, बेबर तथा कार्ल मार्क्स ने समाज की संरचनाओं का विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन टी.एच. ग्रीन ने नहीं किया है। टी.एच. ग्रीन संरचनावादी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? ऑप्शन में दिया है हाब्स, लॉक, टी.एच. ग्रीन और उपयुक्त सभी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। यह इंग्लैंड का निवासी था। टी.एच. ग्रीन ने दोस्तों राज्य की व्याख्या नकारात्मक रूप में की है, लेकिन उसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया है। उसने कहा है कि बड़े लोगों पर टैक्स लगाकर गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना चाहिए। ऐसा विचार सबसे पहले टी.एच. ग्रीन ने ही दिया था। बाधाओं को बाधित करना इसका कोटेशन है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा जर्मन चिंतक ग्रीन के विचारों से प्रभावित है? कौन सा जर्मन चिंतक ग्रीन के विचारों से प्रभावित है? ऑप्शन में दिया है हीगल, कांट, फिक्टे या सभी। तो क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं सही होगा दोस्तों। इनमें से कोई भी विचारक टी.एच. ग्रीन के विचार से प्रभावित नहीं था, क्योंकि टी.एच. ग्रीन बाद में था। हीगल, कांट और फिक्टे टी.एच. ग्रीन के पहले थे। यह क्वेश्चन एक तरह से गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है? ऑप्शन में दिया है राज्य समाजों में एक समाज है। तो पहला इसके बारे में सही है। दूसरा है कि ग्रीन बहुलवादी विचारक है। यह गलत है। ग्रीन के अनुसार राज्य जो है सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है। फिर अगला है, राज्य की सर्वोच्चता जो है प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है। तो बी वाला इसका गलत है, बाकी सब सही है। टी.एच. ग्रीन बहुलवादी विचारक नहीं है। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। ग्रीन राज्य को बहुलवादी नहीं मानते हैं, वह राज्य को अन्य समुदायों से उच्च मानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है लास्की, मिल, हाब्स या बारकर। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, लास्की। लास्की ने कहा है दोस्तों कि राज्य जो है वह अधिकारों का संरक्षक है। राज्य को अधिकारों का सृजन करना चाहिए। अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। एक यह कोटेशन और दूसरा बोसांके वाला, दोनों में से कोई एक आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है,
नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अधिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह किसने कहा था? ऑप्शन में दिया है बारकर, CEM जोड, लास्की या JS मिल। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, लास्की। लास्की की पुस्तक का क्या नाम है? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है लास्की की पुस्तक। इस पुस्तक में इसने नागरिकों के लिए काम के अधिकार का समर्थन किया है। उसी संदर्भ में ऐसा कहा है। लास्की ने व्यक्ति के विकास का समर्थन किया है। इस तरह से जो भी कोटेशन आए उसको आप लास्की लगा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है अधिकारों के किस सिद्धांत से? ऑप्शन में दिया है कानूनी सिद्धांत से, नैसर्गिक सिद्धांत से, आदर्शवादी सिद्धांत से या ऐतिहासिक सिद्धांत से। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, नैसर्गिक सिद्धांत से। अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत यानी कि प्राकृतिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार राज्य से पहले थे। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकों को अधिकार जन्मजात प्राप्त होते हैं, यह राज्य की देन नहीं है। व्यक्ति के अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, वे इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार होते हैं, इसको कानूनी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें दिया है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याण का सिद्धांत। तो इसमें से दोस्तों केवल सी वाला सही है। आप देख लीजिए, एडमंड बर्क, सर हेनरी मैन और सेजिविक, ये लोग अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक हैं। चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं कि कौन किससे संबंधित है। देखिए, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थक कौन है? ऑस्टिन, बेंथम, हॉब्स और हॉलैंड। ये लोग अधिकारों के वैधानिक यानी कि कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? क्रॉस हैं, हेनरीच हैं, ग्रीन हैं, लास्की हैं और कांट हैं। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? बर्क हैं, हीगल हैं, मैकाइवर हैं, हेनरी मैन और सेजविक हैं। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? बेंथम हैं, मिल हैं, लास्की हैं, रास्को पाउंड और प्रोफेसर चेफर हैं। इस चैप्टर का यह सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। अधिकारों के सिद्धांत और उसके समर्थक पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है लास्की, हॉलैंड, वाइल्ड या गैटल। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही है दोस्तों, वाइल्ड। वाइल्ड का मानना है दोस्तों कि व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्तव्य करो, फल की चिंता ना करो। महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। तो वाइल्ड का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया है हॉब्स, हीगल, बेंथम और लास्की। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, बेंथम। उपरोक्त परिभाषा दोस्तों जर्मी बेंथम की है। बेंथम का महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों कि अधिकार केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं और कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। तो जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। जेरमी बेंथम प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में विश्वास नहीं करता है, वह राजकीय कानूनों यानी कि वैधानिक कानूनों में विश्वास करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत बेंथम ने दिया था। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? ऑप्शन में दिया है जेल,
शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था या रसोई। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, जेल। जेरेमी बेंथम ने जेल सुधार के लिए उसमें जो लोग रहते हैं उनकी व्यवस्था के लिए पैन ऑप्टिकन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है हाब्स, लॉक, रूसो और बोंदा। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, हाब्स। थॉमस हाब्स की पुस्तक का क्या नाम है? थॉमस हाब्स की पुस्तक का नाम है दोस्तों लेवियाथन। इस पुस्तक में थॉमस हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। उसके अनुसार लेवियाथन सबको आदेश देता है लेकिन वह किसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो वास्तविक कानून जो है वह उसका आदेश होता है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार होता है, ना कि आज्ञा पालन का। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, यह किस तरह का अधिकार है? ऑप्शन में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार। मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक और आधारभूत अधिकार है। यह एक प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति को सहज ही प्राप्त है। इससे उसे वंचित करने का मतलब है उसके जीवन का अंत कर देना। कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यह प्राकृतिक अधिकार होते हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण व्यक्ति को दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? ऑप्शन में दिया है कानूनी शक्ति, नैतिकता की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति या नीति शास्त्र की शक्ति। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, कानून की शक्ति। वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है। वैधानिक का मतलब होता है कानूनी। ये अधिकार राज्य की इच्छा और कानून का परिणाम होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ऑप्शन में दिया है हाब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन और लॉक। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, जॉन लॉक। जॉन लॉक दोस्तों अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, यह अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को जॉन लॉक ने व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। हाब्स, बेंथम और जॉन ऑस्टिन ये लोग अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है लॉक को, ऑस्टिन को, पाउंड को या ग्रोसियस को। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, ऑस्टिन को। थॉमस हाब्स, जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन ये तीनों लोग दोस्तों अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति को अधिकार राज्य के द्वारा दिया जाता है और उनकी सुरक्षा की जाती है। जॉन ऑस्टिन को एकलवादी संप्रभुता का सबसे प्रबल समर्थक माना जाता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? ऑप्शन में दिया है कानूनी, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और आदर्शवादी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, कानूनी। अधिकारों का कानूनी यानी कि वैधानिक सिद्धांत यह मानता है दोस्तों कि व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वह राज्य की कृति है, राज्य के द्वारा उसका निर्माण होता है। तो महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है, यह भी पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और समायोजन के अधिकार क्या होते हैं? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला तटस्थ है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। दूसरा है प्रायः नकारात्मक,
कभी कभी सकारात्मक है, तीसरा है नकारात्मक है और चौथा है सकारात्मक है। तो क्या सही होगा? शिक्षा एवं समायोजन का अधिकार दोस्तों सकारात्मक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। अधिकार दोस्तों राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे उन्हें आत्म विकास में सहायता मिलती है। अधिकार दो तरह के होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। व्यक्ति की भलाई और अधिकार के लिए राज्य के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है वह एक सकारात्मक अधिकार है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।